स्टडी पॉइंट पे आज आप लोगों के लिए है 35 नंबर का है जो प्रैक्टिस सेट लाए हैं स्टेट का। तो चलिए देर ना करते उसको प्रैक्टिस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है इसमें कि अध्यापक प्रशिक्षण इस दृष्टि से उपयोगी है कि इससे क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षण कौशलों का बोध होता है। अध्यापक प्रशिक्षण इस दृष्टि से उपयोगी, मतलब इसका कहने का अर्थ है कि अध्यापक को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उपयोगी क्या है, क्यों दिया जाता है उसको, ताकि शिक्षण कौशल में प्रवीण हो सके। तो वही कहा रहा है कि शिक्षण कौशल का बोध होता है। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर में, बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। चलिए देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को कौन सी संस्था मान्यता प्रदान करती है। तो टीचर को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है, कौन सी संस्थान द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है ए हो जाएगा, NCET के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विद्यालय स्तर पर शिक्षण से तात्पर्य है। विद्यालय स्तर पर शिक्षण से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनके चहुमुखी विकास के लिए उनकी प्रतिभाओं को विकसित करना। चौथा नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, यदि अध्यापक को यह पता चल जाए कि जो कुछ उसने पढ़ाया है वह छात्रों की समझ में आ गया तो वह कहलाता है, तो उसे कहा जाता है पुष्ट पोषण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में। 5 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि जब छात्रों की योग्यता, अभिवृत्ति तथा रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है तो यह कहलाता है, तो इसे कहा जाता है मनोवैज्ञानिक शिक्षण। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, शिक्षण रणनीति में निम्न में से किस पर बल दिया जाता है। तो इसमें दिया जाता है मनोवैज्ञानिक के अनुप्रयोग पर, इस पर भी बल दिया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान के अनुप्रयोग पर, ये भी सही है आपका। और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है शिक्षण विधि का उद्देश्य पाठ्य पुस्तक का प्रभावी प्रस्तुतिकरण है, जबकि शिक्षण रणनीति का ध्येय है। तो ध्येय है इसमें देखिए उचित अधिगम वातावरण पैदा करना, ये भी आपका सही है। उद्देश्य की प्राप्ति करना और छात्रों व अध्यापकों के बीच अंतःक्रिया को बढ़ाना है। तीनों ऑप्शन आपका राइट दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर डी चला गया, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है हर्बार्ट की योजना में प्राप्त ज्ञान को जोड़ा जाता है। किसको भी जोड़ा जाता है। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान से इसको भी जोड़ा जाता है, दूसरे के विषयों के ज्ञान से इसे भी जोड़ा जाता है, और सम्मान एवं समसामयिक ज्ञान से इसे भी जोड़ा जाता है। तो आपका सभी आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में चलिए, 9 नंबर में कह रहा है खेल एवं पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से निम्न में से किसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो देख लीजिए, इसमें 9 नंबर का ऑप्शन पर लेके चलते हैं आपको। चलिए देखिए, ऑप्शन में जाइए 9 नंबर का। तो 9 नंबर में है आपका दिया हुआ संबंध जोड़ने की आवश्यकता, ये भी सही है आपका। सम्मान पाने की आवश्यकता, ये भी सही है। और आत्म पहचान की आवश्यकता, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में निम्न से कौन सा मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मूल्यांकन की विशेषता नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह कार्य पूरा होने के बाद किया जाता है। यह जो है मूल्यांकन की विशेषता नहीं बताता है। अगला क्वेश्चन है 11 में, मोंटेसरी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना। किसे माना। तो यह माना था छात्रों के क्रियाशील बनाए रखने को मोंटेसरी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में। 12 नंबर आपसे कहा जा रहा है कि अध्यापक का लक्ष्य है। अध्यापक का क्या लक्ष्य है। तो अध्यापक का लक्ष्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रों की प्रतिभा का विकास करना। एक अच्छा शिक्षक का वही काम होता है कि छात्रों की जो प्रतिभा है उसको डेवलप करना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में। 13 नंबर में कहा जा रहा है विज्ञान का अध्यापक बच्चों के समक्ष कोई प्रयोग कर रहा है, प्रयोग का अपेक्षित परिणाम नहीं निकलता, ऐसी स्थिति में अध्यापक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छात्रों से कहना चाहिए कि वे अगले दिन उस प्रयोग को पढ़कर आएँ और तब उसका प्रयोग फिर से किया जाए। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की से संबंधित। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है। तो 14 का सी हो जाएगा, जैविक पहलू। अपेक्षा है, अपेक्षा का मतलब नकारात्मक भाव से है, तो नकारात्मक। देखिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत में हमने बताया था, इसका क्लास भी आप लोग को लेकर के वीडियो प्रोवाइड किया जा चुका है, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। क्योंकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत पर आधारित था।
तो ये तो होगा नहीं। जैविक, इसमें उपेक्षा कह रहा है, तो उपेक्षा है जो जैविक उसमें सम्मिलित नहीं था, जबकि भाषा, संस्कृति और सामाजिक सभी सम्मिलित था। वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये रूस के। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन में, 15 नंबर में कह रहा है छात्राएं। छात्राएं क्या कर सकती हैं? तो छात्राएं ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती है। यह छात्राएं के बारे में कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में, देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है या कर रही है, टीचर के बारे में पूछ दिया है। तो 16 का देखिए, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गणित का अधिगम निर्योग्यता आकलन में किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो जब भी गणित को सिखाते हैं निर्योग बच्चे को, तो इसकी निदान को क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं, निदानात्मक परीक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में। 18 नंबर आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? तो मानव विकास का सही क्रम पहले आता है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद आता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, फिर आता है प्रौढ़ावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था आपका 1993 1993 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 में है, चलिए 20 में कह रहा है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत दिया। मतलब सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत दिया, किसके द्वारा दिया गया है? सिद्धांत पूछ दिया है, तो यह डार्विन के द्वारा दिया गया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में। 21 नंबर कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष है, क्या है कक्षा कक्ष? तो 21 नंबर का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आयु के अनुसार अधिक समजातीय। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि क्वेश्चन करके दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं। तो ये आपका है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में। 23 नंबर में कह रहा है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया ताकि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। अगला नंबर क्वेश्चन आपका है जो 24 नंबर से है। 24 नंबर में चलिए लेके चलते हैं आपको। 24 नंबर में आपसे कहा जा रहा है, चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो 24 का ए हो जाएगा आंसर। आप उसकी सफलता है तो उसकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में। 25 नंबर में कह रहा है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? गलत कह रहा है, पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, उसकी अपनी भाषा का प्रयोग को अमान्य करना। ये जो है गलत तरीका है। कोई किसी भी समुदाय या किसी भी भाषा के बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं तो उसे सहयोग करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारी भाषा जो है गलत है, तुम अलग कल्चर से आओ, तो अलग कल्चर से आते हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो ये आपका गलत तरीका दिया हुआ है 25 नंबर। 26 नंबर के बाद चलते हैं, समाजीकरण है। तो समाजीकरण क्या है? समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन को ही समाजीकरण कहलाता है। 27 नंबर में प्याजे का देख लीजिए आ गया है। प्याजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्याजे का सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।
पियाजे जो थे स्विट्ज़रलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों पर खुद किया, जिसके चलते उसकी आलोचनाएं हुई, लेकिन फलतः फिर उन्हें प्रसिद्धि भी मिली। और उन्होंने बालक के विषय में 4 प्रकार की अवलोकन किया और बताया कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है, इसीलिए संज्ञानात्मक विकास का जनक पियाजे को कहा जाता है। वो 4 बातें भी कौन कौन था? बच्चों में कहा था कि 4 अवस्था होती है। वो पूर्व सबसे पहले जो होता है इंद्रिय गामक अवस्था होती है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये सभी आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा। चलिए, अब है जो 28 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सटीक आंसर हो गया 5 जून। 29 नंबर में चलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है? तो वनस्पति से क्या तात्पर्य है देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पौधे या वृक्षों का ऐसा समूह जो लंबे समय तक अशोषित है, उसी को प्राकृतिक वनस्पति के श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर जो है, 30 नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कहा जा रहा है, कथन ए में कहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, ये कथन दिया हुआ है और इसमें फिर कारण लगा दिया है इसमें कि मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण करने में मानव भी उतना ही जिम्मेदार है जितना अन्य कोई वस्तुएं हैं, क्योंकि मानव भी पर्यावरण को दूषित करता है। तो दोनों बातें आपका सत्य दिया हुआ है, इसीलिए दोनों कथन भी सत्य है और कारण भी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर में देख लीजिए, 31 नंबर आपका जीके जीएस से है। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर पैथिक लॉरेंस के माध्यम से है, जो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। जब हमारा देश आज़ाद था तो आज़ादी से पहले इंग्लैंड के 3 व्यक्तियों को संविधान निर्माण करने के लिए भेजा गया कि जाइए वहाँ जाकर देखिए वो लोग कैसे बनाएंगे संविधान। ठीक से नहीं बना पाएंगे, इसलिए 3 व्यक्तियों को भेजा गया। उसमें था पैथिक, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, 3 व्यक्ति था और तीनों के बारे में पूछ दिया जाता है। और यह जो था क्लेमेंट एटली के समय में 1946 ईस्वी में भारतीयों की समस्या के समाधान हेतु 3 सदस्य कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन में जो था मंत्रिमंडल के तौर पर स्टेफोर क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा अलेक्जेंडर। अभी बताएं, सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट के अध्यक्ष थे। ये जो थे लॉरेंस जिसका नाम देख रहे हैं, ये कैबिनेट अध्यक्ष थे। वही अलेक्जेंडर की बात करें तो अलेक्जेंडर जो था वो नौसेना प्रमुख था और एक व्यापार मंडल था। तीसरा व्यक्ति क्रिप्स, लॉरेंस और क्रिप्स जो था व्यापारिक से संबंधित था, व्यापार मंडल का सदस्य था। ये तीनों बातें याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली आया था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव 16 मई 1946 को प्रकाशित हुआ और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा का गठन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो स्वराज प्राप्ति का आह्वान 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी में किया गया था आह्वान। 1906 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और यह 22वां अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1909 वाला में भी देख लीजिए, 1909 भी बहुत पूछा जाता है। 1909 में है जो पार्लियामेंटो सुधार आया था, भारत परिषद अधिनियम जिसे कहा जाता है। इसके तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था, मतलब पहली बार मुसलमानों को वोट देने का अलग से व्यवस्था किया गया। सर्वप्रथम अगर बात करें स्वराज की, तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग जो है स्वामी दयानंद सरस्वतिया के द्वारा किया गया था। 1905 ईस्वी के बात हम करें, देखिए 1904 दिया है लेकिन 1905 भी बहुत पूछता है। 1905 ईस्वी में जो हुआ था बनारस में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और उसमें जो है स्वराज का प्रस्ताव लाया गया था जो पारित नहीं हुआ और इसकी अध्यक्षता जो था 1905 ईस्वी में वो गोपाल कृष्ण गोखले के माध्यम से किया गया था। और उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा एक प्रसिद्ध नारा भी है जो पूछा जाता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा।
अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में। 33 नंबर देख लीजिए। 33 नंबर में कहा जा रहा है आपसे, बने रहेंगे हमारे साथ। देखिए, ये आपका दिया हुआ है कि 4 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 25 वर्ष थी, तो 5 वर्ष पहले BC की औसत आयु 20 वर्ष थी। ए की वर्तमान आयु, तो इसको 3 है, 3 व्यक्ति है, 3 को 25 से गुना कर देंगे 75 आ जाएगा। ये 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति का औसत आयु 20 वर्ष है, इसको 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। तो ए का पूछ रहा है निकालना, लेकिन कह रहा है 5 वर्ष पहले था, तो आज जो हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा ना। 5 वर्ष पहले तीनों की आयु 25 वर्ष था, तो 5 वर्ष पहले कितना था, 20। 5 वर्ष पहले जो था 25 वर्ष था, तो अभी है जो 30 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको 3 गुने 30 कीजिएगा, इसमें भी आपका जुड़ जाएगा, तो आपका आंसर निकल के चला आएगा इसमें 33 का बी, 37 वर्ष। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 34 नंबर में। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालें। देखिए, नया क्वेश्चन है, इसमें ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले इसको याद रखना होगा कि समषष्ठभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 3√3, याद कर लीजिएगा, 3√3/2 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया है, 10 दिया है, डायरेक्ट कर देते हैं, 10 दहें के 100 हो जाएगा। अब यहाँ से कटेंगे 50 दूनी 100, 50 बार में कट गए। अब 50 से 3 में गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, और 150 √3 है तो √3 हो जाएगा। तो 150 √3 देखिए इसमें है बी नंबर में, तो 34 का जो है आपका बी हो जाएगा। राहुल, शशि राहुल की सास की बेटी है, तो ससुर राहुल से क्या संबंध है, ब्लड रिलेशन का है, तो माँ की बहन हो जाएगा ये। 34 का नहीं, 35 का है क्वेश्चन, 35 का माफ़ कीजिएगा, ये सी हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। 36 का रीजनिंग से संबंधित है, आप बनाकर देखेंगे, इसका बी आएगा आंसर, मतलब डी ऑप्शन होगा लेकिन बी आंसर आएगा। 37 नंबर में, चलिए 37 नंबर में कह रहा है, ये भी है आपका, यश पश्चिम की ओर 9 मीटर चला। मान लीजिए पश्चिम इधर है, तो पश्चिम इधर जाएंगे कितना मीटर, 9 मीटर जाएंगे, ठीक। उसके बाद है जो फिर दाएं मुड़ेंगे, तो दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, उत्तर की तरफ। दायां मुड़े और फिर 10 किलोमीटर गए, ठीक। फिर वह बाएं मुड़ा, तो बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, बाएं हो गया, 2 मीटर चला। और एक बार पुनः वह बाएं मुड़ गया, तो बाएं किधर मुड़ा, इधर मुड़ा, और 10 मीटर चला, तो यहाँ 10 मीटर हो जाएगा, चला। अब वह यश के सामने की ओर कौन सी दिशा है, यश तो यहाँ पर था ना, तो यहाँ से सामने कौन सी दिशा हो जाएगा, तो ये दक्षिण दिशा में हो जाएगा। किस दिशा में आ रहा है, दक्षिण दिशा में, तो 37 का ए हो जाएगा आपका। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित में से श्रेणी क्रम में। अब इसको यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, इसमें सब अंक कौन सा आएगा, उसको आपको चूज करना है। तो 38 नंबर का देखिए, इसमें से अगर आप 2 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 7। 7 में अगर 4 जोड़ते हैं, 7 में 4, पहले 2 जोड़े, फिर उसके बाद 4 जोड़े, तो 7 4 11 हो गया। 11 के बाद अब कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19। 19 में फिर 8 है तो उसके बाद 16 जोड़िएगा, फिर 32 जोड़िएगा, उसी प्रकार डबल डबल करके जोड़ना है, तो आपका ये सब आता चला जाएगा। तो आपका 19 आंसर सही है, आपका 38 का सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर में देख लीजिए, 39 नंबर में दिया हुआ है, 39 नंबर में बनाकर देखेंगे आप लोग को, इसमें बी आपका आंसर सही आएगा। इसमें से सेटी करना होता है जो सीरियल नंबर में आता है, इसको रखेंगे तो इसमें एक सीरियल नंबर आएगा PQPP, PQ यहाँ देखिए रखिएगा, PQPP, यहाँ P हो जाएगा। इसको बनाने का तरीका है, देखिए कैसे बनाएंगे, पहले इसको काउंट कर लेना है कितना है, 1 2, चाहे खाली स्थान रहे चाहे भरा हुआ, सबको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का देखिए इसमें करेंगे, अगर पेयर लगाएंगे तो 4 गुने 4 तब होता है 16, तो 4 4 का लगाइए, 1 2 3 4, यहाँ से काट दीजिए, फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ काट दीजिए, फिर 4 1 2 3 4, ये वाला कट जाएगा, फिर 1 2 3 4। अब देखिए ये ऑप्शन इसमें आ गया,
पी क्यू पी पी, यहाँ पी क्यू, यहाँ क्या हो जाएगा पी पी, यहाँ पी क्यू क्या हो जाएगा पी पी, पी क्यू यहाँ क्यू भरा जाएगा और यहाँ पी पी। तो देखिए सीरियल नंबर में एक जैसा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। 39 का आप लोग ऐसा क्वेश्चन बना लेंगे। 40 नंबर में भारत के संविधान में कितनी सूचियाँ का उल्लेख है? तो भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में पहले जो था 8 अनुसूचियाँ था, लेकिन वर्तमान में भी 12 हो गया बढ़कर। संविधान संशोधन जब हुआ था तो संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। तो 4 को जोड़ी गई थी, तो पहले 8 था और 4 जुट गया, कौन हो गया 12। कौन कौन जुड़ा था? 9, 10, 11, 12, 4 को जुटा था। याद रखिएगा 9, 10, 11, 12, पहले 8 था, फिर 9 हुआ, 10, 11, 12, 4 को जुटा। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जब हुआ था, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में जोड़ा गया। वही अगर 10वीं अनुसूची की बात करें, इसको याद रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? नौवीं 51वां संविधान संशोधन, माफ कीजिएगा, ये हुआ था 1951 ईस्वी में, 51 में याद रखिएगा। फिर 10वीं अनुसूची को जोड़ा 52वां संविधान संशोधन में, कब जोड़ा गया? तो 1985 ईस्वी में इसको जोड़ा गया, है ना। फिर 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये 12वीं अनुसूची में क्रमशः 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में ये 2 को जोड़ा गया था, 11वां और 12वां। तो इसे याद रखेंगे, 1992 में 11वां और 12वां जोड़ा गया था, एक पंचायती राज था, एक नगर पालिका, तो इसे भी याद रखेंगे। 41 नंबर के बाद 40 नंबर के बाद 41 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 41 नंबर में देख लीजिए, 41 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटा कार्बन कार्बन अबंध पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एसिटिलीन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये इसे कहा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है गार्डन। तालाब नहीं होगा, वन नहीं होगा, झील नहीं होगा, गार्डन को किया जाएगा कृत्रिम के रूप में। परिस्थिति शब्द का प्रयोग सबसे पहले आर्थर टेंसले ने किया था 1935 ईस्वी में। अगर पूछ दिया जाए कि परिस्थिति तंत्र का जो है सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो टेंसले ने किया था 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अगर इसमें अगर बात करें, पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। तो प्राकृतिक मतलब जैसे हो गया बगीचा हो गया, फसल हो गया, पार्क हो गया, ये प्राकृतिक हो गया। वन के संबंधित हो जाएगा, माफ कीजिएगा। प्राकृतिक में आ जाएगा आपका वन आ गया, मरुस्थल आ गया, तालाब हो गया, है ना, बहुत सारा टुंड्रा प्रदेश हो गया, ये सभी आ गया आपको प्राकृतिक में। कृत्रिम जो मानव के द्वारा बनाया गया, जैसे बगीचा हो गया, है ना, फसल हो गया, पार्क हो गया, तो ये सभी आ जाएगा कृत्रिम में। तो कृत्रिम में देख लीजिए आप, कृत्रिम में गार्डन है, बगीचा, तो आपका कृत्रिम में आ गया। अगला क्वेश्चन है, नहर की एक जलग्रीवा निचैलन जहाँ पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान के विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है उत्थापन प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 नंबर में चलिए 44 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक प्रकार का बेलनाकार रचना होती है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड, जिसको मेरुरज्जु के नाम से भी जाना जाता है, उसमें पाया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रत्यावर्ती क्रिया होती है, मेडुला ऑब्लांगेटा के माध्यम से नहीं, इसके माध्यम से, मेरुरज्जु के माध्यम से, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके माध्यम से है, जो स्पाइनल क्रिया के होता है। मानी प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब है जो हम अचानक हमारा शरीर अचानक कर जाता है, जैसे छींकना, है ना, खांसी आना, खांसना, उल्टी करना, ये सभी जो है, आँख फड़फड़ाना, ये सभी का जो है नियंत्रण किसके माध्यम से होता है?
स्पाइनल कोड के माध्यम से होता है। तो इसे याद रखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर में 45 में बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये बजाने के लिए शहनाई वादन से संबंध रखते थे, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां बिहार किससे संबंधित थे? तो इन्हें मरणोपरांत 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था बिस्मिल्लाह खां को। तो इसे भी याद रखना है आपको। दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन, ये सभी जो थे शहनाई वादक से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है वह लेखक या लेखिका जिनका जन्म बिहार में हुआ था वो कौन थे? तो वे थे फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 4 फरवरी 1921 ईस्वी को जो है फारबिसगंज अरोही हिंगना गांव में हुआ था। फारबिसगंज समझ रहे हैं बिहार में है, वहीं पर हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु को भारत के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यासकार मतलब फणीश्वर नाथ का एक उपन्यास था, बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जिसका नाम था मैला आंचल। मैला आंचल पूर्णिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। पूर्णिया भी बिहार में है। उसके बाद है प्रेमचंद्र। बहुत पूछा जाता है प्रेमचंद्र भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार। अगर पूरे भारत में पूछा कि सबसे बड़ा उपन्यासकार कौन है तो प्रेमचंद। प्रेमचंद्र की कहानियाँ का संग्रह को कहा जाता है मानसरोवर कहा जाता है। वही एक महादेवी वर्मा है, तो महादेवी वर्मा को छायावादी कवित्री कहा जाता है। यह जो थी लेखक नहीं थी, लेखिका थी। अगला क्वेश्चन 47 नंबर में है आपका, मैथ से संबंधित है। आप लोग इसे बनाएंगे, इसका आंसर डी आ जाएगा। 48 नंबर में है। 48 नंबर में भी है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 90 है, उसके अंतर 46 है, संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो इसको निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90 हो जाएगा और एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर 46। और इन दोनों को दो इक्वेशन है, उसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल करके चला आएगा 22 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, इतना बराबर 7 250 तो एक्स का वैल्यू, इसको सोल्व कर लेंगे आप लोग। 49 का सी हो जाएगा इसका। और 50 का अंतिम क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम डैश प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है। कितनी पहुंचने की संभावना है? 5 MMT पहुंचने की संभावना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसमें कहें कि भविष्य का ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन जिसको कहा जाता है, 2050 तक दुनिया की ऊर्जा की ज़रूरत 25% तक आपूर्ति कर सकता है हाइड्रोजन। 15 अगस्त 2021 को जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ किया था। पृथ्वी पर सबसे बड़ी अगर संख्या में हाइड्रोजन परमाणु पानी, पौधे, जानवर और मनुष्य में समाहित होती है। भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है असम के जोरहट में शुरू किया गया था। तो इसे भी याद रखना चाहिए और याद रखने की, क्योंकि जब भी है क्वेश्चन करेंट रिलेटेड से, करेंट से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, संभावना बन जाती है। तो करेंट भी हल्का फुल्का देखते रहेंगे। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो प्रैक्टिस सेट जो आपका स्टेट का है? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स खाली है, अपना सुझाव दें। और नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम नोटिफिकेशन डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।